नमस्ते दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये उस प्रेम की कथा है जो समाज की सीमाओं, आदर्शों के बोझ और आत्म संयम की आग में तपकर भी पवित्र बना रहता है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, और उस प्रेम की जो कभी कहा नहीं गया, बस जिया गया। इलाहाबाद का एक शांत मोहल्ला और वहां की पुरानी हवेली में रहने वाले प्रोफेसर शुक्ला यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं और उनके अधीन काम करता है एक होनहार छात्र चंद्रकांत कपूर, यानी हमारा चंद्र। चंद्र न तो कोई शायर है, न कोई हीरो जैसा लड़का, लेकिन वो इतना सच्चा और संवेदनशील है कि आप उससे एक बार मिलें तो उसके अंदर की गहराई पहचान जाए। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल है, प्रोफेसर शुक्ला का भरोसेमंद है और उनके घर में परिवार के सदस्य की तरह आता जाता है। वहीं सुधा, प्रोफेसर शुक्ला की बेटी, हंसमुख, चुलबुली और जितनी मासूम उतनी ही भावनाओं से भरी। चंदर और सुधा की पहली मुलाकात कोई फिल्मी सीन जैसी नहीं होती। वो एकदम साधारण घरेलू सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सुधा और चंदर एक दूसरे के जीवन में वो जगह बना लेते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो साथ पढ़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना कहे ही हर दर्द बांट लेते हैं। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। चंदर जानता है कि सुधा को चाहना आसान है, लेकिन उसे पाना शायद उसके लिए पाप है। क्यों? क्योंकि सुधा उसके गुरु की बेटी है और चंदर के लिए डॉ शुक्ला सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो उसके लिए आदर्श हैं, पिता जैसे हैं। उसका दिल सुधा की तरफ खींचता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे रोकता है। ये द्वंद्व, यही इस उपन्यास की असली ताकत है। हर दिन सुधा का साथ, उसकी मुस्कान, उसकी मासूम छेड़छाड़ चंद्र के दिल में एक तूफान ला देती है। वो उसे चाहता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक दिन जब सुधा उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हारे बिना कहीं और चली जाऊं तो चंद्र सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे क्या है, ये सिर्फ वही जानता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये त्याग की कहानी है। वो प्रेम जो अपने होने से ज्यादा अपने ना होने में सच्चा है। चंदर और सुधा का रिश्ता समाज की हर परिभाषा को चुनौती देता है, क्योंकि यहां कोई आई लव यू नहीं कहता, कोई वादा नहीं करता, कोई जज्बातों का इजहार नहीं करता, लेकिन फिर भी उनके बीच जो है वो इतना गहरा है कि शब्द उसे तोड़ नहीं सकते। यहां सुधा का मासूम प्रेम है और चंदर का संयमित प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो अपनी सीमाओं को जानता है लेकिन भावनाओं में डूबा है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते इंस्टाग्राम पर बनते हैं और स्टोरी पर खत्म हो जाते हैं, वहां चंदर और सुधा का रिश्ता हमें सिखाता है, प्रेम जताया नहीं जाता, जिया जाता है। सुधा की मुस्कुराहट में चंदर की पूरी दुनिया समाई हुई थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे दोनों समझते थे मगर कह नहीं सकते थे। चंदर का मन हर पल यही चाहता कि वो सुधा का हाथ थामे कह दे कि मैं तुम्हें चाहता हूं सुधा, पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन जैसे ही दिल एक कदम आगे बढ़ता, उसका आदर्श उसे पीछे खींच लेता, और उस आदर्श का नाम था डॉक्टर शुक्ला। कभी सोचा है दोस्तों, जब एक ही इंसान आपके लिए आदर्श भी हो और उसी के कारण आपको अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े, तो दिल पर क्या बीतती होगी? चंदर उसी आग में जल रहा था। सुधा का साथ उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी था और कमजोरी भी। कई बार सुधा अपनी शरारतों में चंदर से कह बैठती, अगर तुम मेरे पति होते ना तो मैं दिन भर तुम्हें सताती, और चंदर बस मुस्कुरा देता। उसे हंसी आती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभ जाता था। वो जानता था कि सुधा उसकी है, लेकिन कागजों पर नहीं। वो जानता था कि सुधा उससे बातों में खेलती है, लेकिन उस खेल में प्यार छिपा है। धीरे धीरे सुधा बड़ी हो रही थी। घर में उसके रिश्ते की बात होने लगी थी। प्रोफेसर शुक्ला ने एक डॉक्टर लड़का देखा था, पढ़ा लिखा, समझदार और उनकी जाति बिरादरी में। जब चंद्र को यह बात पता चली तो वो चौंक गया। नहीं, वो हिला नहीं, क्योंकि वो पहले से जानता था कि एक न एक दिन ऐसा होगा। लेकिन फिर भी उस दिन कुछ टूट गया था उसके भीतर। उसने सुधा से बात की, लेकिन हमेशा की तरह बिना कहे ही। सुधा ने चुपचाप उससे पूछा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या तुम आओगे मेरी विदाई में? और चंदर ने जवाब दिया, हाँ आऊंगा, मैं तो हर वो जगह जाऊंगा जहां तुम्हारी खुशी हो। दोस्तों, ये एक ऐसा जवाब था जो एक सच्चे प्रेमी ही दे सकता है।
वो जो खुद टूट जाए लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए मुस्कुरा दे। और यही गुनाहों का देवता की आत्मा है, वो प्रेम जो किसी के साथ जुड़ने से ज्यादा छूटने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर आया वो दिन जब सुधा की सगाई पक्की हो गई। घर में उत्सव का माहौल था। चंदर भी वहां मौजूद था, मुस्कुराता हुआ, सबसे मिलता जुलता हुआ, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। सुधा की आंखें बार बार उसे देखती, जैसे कह रही हों, तुम कुछ कह दो चंदर, बस एक बार। लेकिन चंदर चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैंने आज सुधा से कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या होगा? क्या वो अपने पिता को मना कर देगी? क्या मैं उस लड़की की जिंदगी में एक तूफान ला सकता हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं? और जवाब था नहीं। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। यह कोई फिल्म नहीं थी जहां नायक दौड़ता है, लड़की को मंडप से उठा ले जाता है। ये एक हकीकत थी जहां रिश्तों में प्रेम से ज्यादा मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। कुछ दिन बाद सुधा की विदाई हुई। चंदर वहीं खड़ा था, मुस्कुराकर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ, उसकी मां को ढांढस बंधाता हुआ। लेकिन जब सुधा ने रुमाल में कुछ लिखा और चंदर की जेब में चुपचाप रख दिया तो उसके हाथ कांप गए। रात को जब उसने वो रुमाल खोला, उसमें बस 2 शब्द थे, कभी भूलना मत। बस यही 2 शब्द चंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए, क्योंकि वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। अब उसके सामने थी एक खाली जिंदगी। सुधा की विदाई के बाद इलाहाबाद की गलियां वहीं थीं, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां वहीं थीं, किताबें वहीं थीं, लेकिन चंदर की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जैसे उसकी जिंदगी से रोशनी चली गई हो। वो अब भी पढ़ता था, रिसर्च करता था, क्लास लेता था, पर अब वो सब मशीन की तरह कर रहा था, जिसमें न दिल था न रूह। सुधा के बिना चंदर की दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। उसकी सुबहें अब उसके गम से शुरू होती थीं और रातें उन यादों के साथ बीतती थीं जो जाने का नाम नहीं लेती थीं। पर जिंदगी कहाँ रुकती है किसी के लिए? वहीं उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक नया किरदार आया, पम्मी। एक ईसाई लड़की, पढ़ी लिखी, आधुनिक और चंदर की ही तरह अंदर से टूटी हुई। पम्मी और चंदर की मुलाकातें यूं ही यूनिवर्सिटी में होती थीं। फिर वो दोस्त बने और फिर एक दूसरे के जख्मों को समझने लगे। पम्मी के जीवन में भी बहुत अकेलापन था। वो समाज के ठप्पों से परेशान थी, तलाकशुदा थी, इसलिए हर किसी की नजर में दूसरी थी। और चंदर, वो तो पहले ही अपनी आत्मा को जला चुका था, सुधा को खोकर। पम्मी के साथ चंदर ने पहली बार महसूस किया शरीर का प्रेम क्या होता है। उसके साथ उसने वो सब जिया जिसे समाज गुनाह कहता है। लेकिन दोस्तों, क्या एक टूटा हुआ इंसान जो सिर्फ कुछ पल सुकून चाहता है गुनहगार कहलाता है? चंदर के लिए यह रिश्ता सिर्फ वासना नहीं था। वो पम्मी को समझता था, उसकी आंखों में जो अकेलापन था उसे पढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन के सबसे गहरे कोने में सुधा ही बसती थी। वो जानता था कि पम्मी एक अच्छी इंसान है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता तो उसे सुधा की झलक नहीं मिलती, और यही कमी उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक रात पम्मी ने पूछा, तुम मुझसे कितना जुड़ पाए हो चंदर? और चंदर चुप रह गया, क्योंकि उसका दिल उस सवाल का जवाब नहीं जानता था, या शायद जानता था लेकिन कह नहीं सकता था। दोस्तों, यही चंदर की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो हर उस रिश्ते को समझता है जो अधूरा होता है, लेकिन पूरा कभी कोई रिश्ता जी नहीं पाता। वो सुधा को चाहकर भी नहीं पा सका, पम्मी को पाकर भी उसका नहीं हो सका। जैसे उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बट चुकी हो। एक हिस्सा सुधा के साथ विदा हो चुका है, दूसरा इस दुनिया में चलते रहने की नौटंकी कर रहा है। वो दिन भी आया जब पम्मी ने चंदर से कहा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चंदर ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे कभी वो नहीं दे सका जो वो ढूंढ रही थी। प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन पूरी आत्मा से किसी को चाहना, ये चंदर ने सिर्फ एक बार किया था, सुधा के लिए। अब चंदर फिर से अकेला था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिल में चैन नहीं था। वो टूट चुका था, मगर फिर भी जी रहा था। कभी उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में गुनहगार हूं? और आईना चुप रहा, क्योंकि समाज ने उसे नाम दे दिया था, एक ऐसा इंसान जो सुधा को खोकर पम्मी की बाहों में गया, एक ऐसा आदमी जो आदर्शों से गिर गया, लेकिन अंदर से
वो अब भी वही चंदर था जो सुधा के कभी भूलना मत को अपनी आत्मा में बसाए बैठा था। चंदर अब भी इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में घूमता था, लेकिन अब वो ना सुधा का दीवाना था, ना पम्मी का गुनहगार। अब वो बस एक खाली खोल था जो बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आते थे, क्योंकि दुख एक हद के बाद सुनापन बन जाता है, और चंदर उस सुनापन का ही हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं, और एक दिन एक नया किरदार उसके सामने आया, बिनती। बिनती यानी विनती, एक सादा सी लड़की, सीधी बात करने वाली, समझदार और अपने जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई। ना ज्यादा बोलती थी, ना बेवजह हंसती थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो वो मुस्कान चंद्र को सच्ची लगती थी। उनकी मुलाकातें यूं ही छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। वो चाय पीते हुए किसी कविता पर बहस कर लेते या लाइब्रेरी में किसी किताब की सिफारिश कर देते, पर धीरे धीरे बिनती के साथ चंद्र को एक नई तरह की शांति महसूस होने लगी। वो सुधा जैसा मासूम आकर्षण नहीं था, न ही पम्मी जैसा शरीर की तड़प वाला रिश्ता। ये कुछ और था, जैसे किसी ने उसके बिखरे टुकड़ों को बिना कहे धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया हो। चंदर हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दिल में फिर किसी के लिए कोई जगह बची है। लेकिन बिनती के साथ हर बातचीत, हर मुलाकात उसे थोड़ा और इंसान बना रही थी। एक शाम बिनती ने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हें किसी से बहुत गहरा प्रेम हुआ है? चंद्र चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, हाँ, इतना कि अब कोई और उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता। बिनती ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी अगर कोई वहां तक चलकर आ जाए तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? वो सवाल चंद्र के दिल में जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक रख गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी जगा गया। बिनती जानती थी कि चंद्र के अंदर एक गहराई है, और वो उस गहराई से डरती नहीं थी। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ चंद्र के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहती थी, बिना शर्तों के। चंद्र अब भी सुधा को भूला नहीं था, लेकिन उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि जिंदगी एक ही मोड़ पर हमेशा खड़ी नहीं रह सकती, कि अगर कोई फिर से उसके जीवन में सुकून लाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रोक नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि वो पहले जल चुका है। धीरे धीरे चंद्र ने बिनती के साथ एक मित्रता को स्वीकार किया, और उस मित्रता में जो सच्चाई थी वो शायद पहले किसी भी रिश्ते में नहीं थी। सुधा का प्यार एक स्वप्न जैसा था, पम्मी का साथ एक शारीरिक प्यास, लेकिन बिनती, वो चंद्र की आत्मा के पास आ रही थी, बिना शोर किए। एक दिन चंद्र ने बिनती से पूछा, अगर मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं तो क्या तुम मुझे जोड़ पाओगी? बिनती ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तुम्हें जोड़ना नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे टूटे हिस्सों को थामे रहना है, बस। उस दिन चंद्र की आंखों में फिर से नमी आ गई। सालों बाद कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी खामोशियों को भी सुन ले, बिना कहे उसके दर्द को समझ ले। चंद्र और बिनती की दोस्ती अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां शब्द कम और समझदारी ज्यादा काम आती है। बिनती कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जो दर्द को समझती थी, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो चंद्र के टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे भर रही थी। चंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था, ना उतना बेचैन, ना उतना खोया हुआ। वो अब बिनती के साथ बैठकर चाय पी सकता था, बिना किसी अतीत की छाया के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक सवाल हर बार उभर आता, क्या मैं फिर से किसी को उतना ही टूट कर प्यार कर सकता हूं? एक शाम जब वो बिनती के साथ गंगा किनारे बैठा था, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बिनती, क्या तुम कभी किसी से बहुत गहरा जुड़ी हो? बिनती ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, पर हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ नया सिखा सकें। चंद्र चुप हो गया, क्योंकि वही तो था जो सुधा ने उसके साथ किया था। उसे तोड़कर उसे खुद से मिलवाया। बिनती के साथ बिताए हर पल ने उसे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्रेम वो है जो बिना शर्तों के किसी के पास खड़ा रह सके, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे या करे। चंद्र को अब बिनती के साथ सुकून मिलने लगा था, पर साथ ही डर भी। डर इस बात का कि कहीं फिर से वो किसी से जुड़ गया और फिर सब कुछ छिन गया तो। जिंदगी में एक बार टूट जाना आसान है, पर दोबारा किसी पर भरोसा करना
वो सबसे मुश्किल काम है। चंदर के दिल में कहीं अब भी सुधा की परछाई थी। उसे याद आती थी वो मासूम हंसी, वो नजरें जो सिर्फ उसी को देखती थी। लेकिन अब सब सपना बन चुका था। एक दिन बिनती ने बड़ी सादगी से कहा, चंदर, अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हो क्योंकि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो मैं चल दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपने वर्तमान का हिस्सा बनाना चाहते हो तो मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। चंदर के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इतना स्पष्ट, इतना ईमानदार रिश्ता मांगा था। वो पहली बार किसी रिश्ते में शर्तें नहीं बल्कि सच्चाई देख रहा था। उस रात चंदर ने सुधा की एक चिट्ठी निकाली जो उसने सालों से नहीं पढ़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती हूं चंदर, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, पर मैं यही चाहती हूं कि एक दिन तुम खुद को इतना संभाल लो कि जब कोई और तुम्हारे पास आए तो तुम उसे उसी तरह अपना सको जैसे तुमने मुझे अपनाया था, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। उस चिट्ठी ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सुधा चाहती थी कि वो आगे बढ़े, और शायद अब बिनती वो राह थी। सवाल ये नहीं था कि चंदर को बिनती से प्रेम है या नहीं, सवाल ये था कि क्या वो उस प्रेम को स्वीकार करने का साहस रखता है। और जिंदगी वहीं उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक रास्ता अतीत की यादों में ले जाता था और दूसरा भविष्य की संभावनाओं में। चंद्र की जिंदगी अब दो ध्रुवों के बीच झूल रही थी। एक तरफ सुधा की यादें थीं और दूसरी तरफ बिनती की मौन उपस्थिति। सुधा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, पर उसकी गैर मौजूदगी भी कहीं ना कहीं हर दिन, हर फैसले में मौजूद थी। और दूसरी तरफ बिनती थी जो चुपचाप उसके हर टूटे हिस्से को समझ रही थी, बिना किसी शर्त के। लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए होती है। चंद्र को बिनती की तरफ खिंचाव महसूस होता था, पर उसका मन अब भी सवालों में उलझा रहता था। क्या मैं फिर से किसी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं बिनती के साथ वही कर रहा हूं जो सुधा ने मेरे साथ किया था? और इन्हीं सवालों के बीच एक दिन बिनती ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने चंदर की सोच को हिला दिया। वो बोली, चंदर, मैं कोई भराव नहीं हूं तुम्हारे खालीपन का। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो मुझे मेरी पूरी पहचान के साथ अपनाओ, ना कि एक विकल्प के तौर पर। यह सुनते ही चंदर को समझ आ गया, अब उसे फैसला लेना होगा। सुधा अब एक स्मृति थी जिसे उसने वर्षों तक पूजा था, पर अब समय था उस पूजा को विसर्जित करने का। उसने एक शाम अकेले बैठकर अपने मन से वो सारी बातें की जो उसने कभी खुद से नहीं की थी। उसने सुधा से माफी मांगी कि वो उसे कभी समझ नहीं पाया, बिनती से भी माफी मांगी कि वो उसके साथ होते हुए भी कभी पूरी तरह उसके नहीं हो पाया। और फिर उसने अपनी डायरी में एक आखिरी वाक्य लिखा, अब मैं अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को अपनाना चाहता हूं। पर जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। जिस दिन चंदर ने अपने दिल में बिनती को पूरी तरह जगह देने का निर्णय लिया, उसी दिन एक खत उसके हाथ लगा, सुधा का आखिरी पत्र। उस पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने खुद को माफ कर दिया है। चंदर, मैं जानती हूं कि तुम खुद को कितना तोड़ चुके हो, पर तुम वही हो जो टूटकर भी किसी और को संभाल सकते हो। अगर कोई लड़की तुम्हें अब भी सच में समझ रही है तो कृपया उसे मत खो देना, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर कोई और अगर तुम्हें अपना बना रहा है तो उसे अपना लो। उस चिट्ठी ने जैसे चंदर की आत्मा को छू लिया, और उसी शाम वो बिना कुछ कहे बिनती के पास गया। उसके सामने बैठकर बस एक बात कही, मैं अब सिर्फ अकेलापन नहीं बांटना चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहता हूं। बिनती मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि ये चंदर अब वो चंदर नहीं है जो अपने अतीत में उलझा रहता था। ये एक नया चंदर था जिसने प्यार को स्वीकार करना सीखा था, ना कि सिर्फ महसूस करना। चंदर और बिनती अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे, पर यह करीबी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं था। ये दो आत्माओं का मिलन था, जिनमें एक को खुद से लड़ना पड़ा था और दूसरी को चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। बिनती ने कभी चंदर से कुछ नहीं मांगा, ना कोई वादा, ना कोई सपना। बस उसकी मौन उपस्थिति ही चंदर को यह एहसास दिला रही थी कि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता, वो बस होता है, शुद्ध, सरल, संजीदा। लेकिन चंदर का दिल अब भी एक सवाल से डरा हुआ था, क्या मैं सच में इस प्यार के लायक हूं? उसने सुधा को खोया था, क्योंकि वो खुद अपने प्रेम को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। और अब
जब बिनती उसे अपनाने को तैयार थी तो वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, कहीं वो फिर से किसी को दुख न दे बैठे। पर बिनती वो औरत नहीं थी जो चंदर से सुरक्षा की गारंटी मांगती। उसने कहा, चंदर, जिंदगी में कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर जो रिश्ता डर से नहीं समझ से शुरू होता है वो टिकता है। चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, जहां उसे कोई सवाल नहीं मिला, सिर्फ अपनापन मिला। इसी दौरान एक और मोड़ आया। चंद्र को विश्वविद्यालय से एक आमंत्रण मिला, विदेश में रिसर्च के लिए। ये वो सपना था जिसे उसने कभी जिया ही नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में भावनाएं ही इतनी भारी थीं कि करियर की बातें हमेशा पीछे रह गईं। अब सवाल यह था, क्या वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करे, या जो उसने अभी अभी पाया है उसे संभाले रखे। उसने बिनती से पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या तुम इंतजार करोगी? बिनती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपने सपने पूरे करने जा रहे हो तो मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि हर रोज गर्व महसूस करूंगी कि मैं उस इंसान से जुड़ी हूं जो खुद को खोकर भी खुद को फिर से बना सका। और यही था उस रिश्ते का असली इम्तिहान, क्योंकि प्यार में सिर्फ साथ रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे की उंगलियां थामे रखना होता है। चंदर अब तैयार था, अपने अतीत को विदा कहने, अपने वर्तमान को अपनाने और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए। जब वो स्टेशन पर बिनती को गले लगाकर विदा ले रहा था तो उसके कानों में सुधा की वो आखिरी चिट्ठी फिर से गूंज उठी, किसी को अपना लो जो तुम्हें बिना शर्त के समझे। विदेश की उस सर्द सुबह में जब चंद्र ने पहली बार अकेले खिड़की से झांका तो उसे लगा जैसे कोई खालीपन उसे भीतर से खा रहा हो। बिनती की मुस्कान, उसकी चुपचाप ताकती आंखें, हर चीज उसकी यादों में गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सुधा की यादें अब उतनी बेचैनी नहीं देती थीं, बल्कि एक शांत स्वीकार जैसा एहसास देती थीं, जैसे कोई पुराना जख्म जो अब बस निशान भर है। चंदर ने उस विदेशी शहर में किताबों के ढेर में खुद को डुबो दिया। रिसर्च, लेक्चर, थकान, अकेलापन, सब एक रूटीन बन गया था। पर रूटीन से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती है एहसासों से। एक शाम जब बर्फ गिर रही थी और चंदर अकेले पार्क में बैठा था, उसे एक चिट्ठी मिली, बिनती की चिट्ठी। उसने लिखा था, यहां सब कुछ वैसा ही है, बस तुम्हारी आवाज नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अब भी तुम्हारा इंतजार करती हूं, लेकिन शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पाया है, भले ही वक्त ने तुम्हें मुझसे दूर भेजा हो। वो चिट्ठी नहीं थी, वो बिनती का दिल था, जिसे चंदर ने अपने सीने से लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। भारत में एक दिन अचानक खबर आई, सुधा नहीं रही। चंद्र को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। वो सुधा जिसे उसने कभी खोया नहीं, बल्कि खुद जाने दिया था, वो अब सचमुच खो गई थी। चंद्र के मन में जैसे कोई आवाज कह रही थी, ये प्रेम की सजा है, ये तुम्हारे गुनाहों की आग का अंतिम धुआं है। वो फौरन भारत लौटा, सुधा के घर पहुंचा, जहां अब सिर्फ उसकी यादें थीं। उसने सुधा की आखिरी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, मैंने चंदर से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन मैं उसे उस रूप में चाहती थी जहां वो खुद को मुझ में पा सके। उस रात चंदर ने पहली बार खुद से माफी मांगी। वो सुधा से नहीं, बिनती से नहीं, बल्कि खुद से, उस चंदर से जो हमेशा डरता रहा, भागता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक सब कुछ पीछे नहीं छूट गया। अब वो वापस लौटा बिनती के पास, लेकिन बिनती वही नहीं थी जो पहले थी। वक्त ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने चंदर को देखकर सिर्फ इतना कहा, क्या अब तुम अपने फैसले दिल से लोगे या फिर दिमाग से? चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं खुद से माफी मांग चुका हूं। अब अगर तुम चाहो तो मैं फिर से जीना चाहता हूं। बिनती की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने चंदर को पाया था उस रूप में, जिस रूप में वो हमेशा से उसे चाहती थी, पूरे टूटे नहीं। और वहीं एक नई कहानी शुरू हुई। ना वो सुधा वाली मासूम मोहब्बत थी, ना ही बिनती वाली सजीव समझदारी। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो अपने हर गुनाह को स्वीकार करके खुद को देवता बना चुकी थी। चंदर और बिनती, दो किरदार, दो जज्बात, दो अधूरी कहानियां जो अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थीं। सुधा की मृत्यु ने चंदर को बदल दिया था। वो अब वही चंदर नहीं रहा था जो भावनाओं से भागता था। अब उसने खुद को स्वीकार किया था, अपने गुनाहों को देखा था, और अब वो जीना चाहता था, पूरी ईमानदारी से,
लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। बिनती ने जब चंद्र की आंखों में देखा तो उसे पहली बार लगा ये वही आंखें हैं, लेकिन अब इनमें पछतावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम है। पर उस प्रेम को समाज के सांचे में ढालना एक अलग ही लड़ाई थी। चंद्र अब भी प्रोफेसर था और बिनती अब सिर्फ उसकी छात्रा नहीं रही थी, वो एक स्वतंत्र सोच वाली महिला बन चुकी थी। एक दिन विश्वविद्यालय में एक मीटिंग हुई जहां कुछ लोगों ने चंद्र और बिनती के रिश्ते पर सवाल उठाए। ये गुरु शिष्या का रिश्ता है, इसे कलंक मत बनाइए। क्या यही शिक्षा का स्तर रह गया है? चंद्र चुप रहा। पहली बार उसने किसी आरोप का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगा उसका प्रेम अब किसी को साबित करने का मोहताज नहीं। लेकिन बिनती ने वो चुप नहीं रही। वो उठ खड़ी हुई और बोली, अगर मेरा सम्मान तुम्हारे बनाए रिश्तों की परिभाषा में कैद है तो वो सम्मान मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रेम गुनाह नहीं है, वो मेरा हक है, और जिसे हक समझा जाता है उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। उस सभा में सन्नाटा छा गया। उस रात चंद्र ने बिनती से पूछा, क्या तुम वाकई इस सब के लिए तैयार हो, मुझे पाने के लिए सब कुछ खोने को? बिनती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खो ही नहीं सकता। कुछ महीनों बाद चंद्र ने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। वो अब खुद को सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक इंसान मानना चाहता था, जिसे भीगने का हक है, जिसे टूटने और जुड़ने की आजादी है। वो अब समाज से लड़ने नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ने निकला था। बिनती के साथ एक छोटा सा जीवन शुरू किया, जहां ना बड़े मकान थे ना नाम की शोहरत, बस एक छोटा सा घर था जिसमें दो लोग जो अब बिना शर्त के एक दूसरे को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एक दिन बिनती ने पूछा, अगर सुधा आज होती तो क्या तुम ये सब करते? चंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सुधा आज होती तो शायद मैं कभी टूटता ही नहीं, लेकिन टूटना जरूरी था ताकि मैं समझ सकूं कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, वो तो एक आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। और दोस्तों, यही था गुनाहों का देवता का असली सार। ये कहानी प्रेम की नहीं, स्वीकृति की है। ये कहानी गुनाहों की नहीं, उन गुनाहों से उबरने की है। ये कहानी सुधा, बिनती और चंद्र की नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहता है कि खुद को खो बैठता है और फिर खुद को पाने के लिए पूरी जिंदगी लड़ता है। पर क्या यही अंत है? नहीं दोस्तों, अभी एक अंतिम अध्याय बाकी है। वो अध्याय जो इस उपन्यास को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन में बदल देगा। दोस्तों, गुनाहों का देवता का यह आखिरी हिस्सा है, लेकिन असल में यह एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। चंद्र और बिनती अब साथ थे, कायदे से, समाज की नजरों में भी और अपने दिलों की गहराई में भी। लेकिन हर रिश्ता एक सफर होता है, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान है। एक शाम चंद्र चुप बैठा था, सामने बिनती चाय बना रही थी। धीरे धीरे उसने पूछा, चंद्र, क्या तुमने सुधा को पूरी तरह भूल दिया है? सामान चंद्र मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि सुधा मेरी आत्मा में बस गई है। लेकिन बिनती, तुमने मुझे ये सिखाया कि आत्मा में जो बस जाए उसे खोया नहीं जाता, और जो हमारे साथ चल रहा हो उसे थामा जाता है। यही चंद्र की सबसे बड़ी जीत थी। उसने अब प्रेम को मालिकाना हक नहीं, एक पवित्र अनुभव मान लिया था। जहां सुधा उसकी मोहब्बत थी, बिनती उसकी सहयात्री बन चुकी थी। इस पूरे उपन्यास में हमने चंद्र को एक भोले, शर्मीले लड़के से देखा जो धीरे धीरे समाज, संस्कार और अपने ही गुनाहों के बीच पिसता गया। हमने सुधा को देखा जिसने प्रेम किया पर त्याग कर दिया और अपने त्याग से एक पूरी पीढ़ी को प्रेम का मतलब सिखा दिया। हमने बिनती को देखा जो पहले एक परछाई थी लेकिन अंत में एक दर्पण बन गई, जिसमें चंद्र ने खुद को फिर से देखा और खुद से मोहब्बत करना सीखा। दोस्तों, इस किताब का नाम गुनाहों का देवता क्यों है? क्योंकि चंद्र ने गुनाह किए, प्रेम को समझने में देर की, सुधा को खो दिया, बिनती को नजरअंदाज किया, लेकिन उस हर गुनाह ने उसे देवता की तरह शुद्ध बना दिया। हर आंसू ने उसे इंसान से बड़ा पर इंसानियत से भरा बना दिया। शैलेश मटियानी और धर्मवीर भारती जैसे महान लेखक इन्हीं कहानियों को लिखते थे, जहां प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं होता बल्कि एक साधना होता है। और ये उपन्यास भी हमें यही सिखाता है। सच्चा प्रेम वो है जो पाने से पहले भी पवित्र हो
और खोने के बाद भी जिंदा रहे। आज भी लाखों युवा जब पहली बार इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को चंदर, सुधा या बिनती में पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहानी किताब की नहीं, हम सबकी है। हम सब ने कभी ना कभी किसी को दिल से चाहा है पर उसे कह नहीं पाए या देर कर दी। हम सबके अंदर भी एक चंदर है जो प्रेम करता है पर डरता है। एक सुधा है जो खुद को भूल कर भी दूसरों की खुशी सोचती है। और एक बिनती है जो टूट कर भी किसी को फिर से जोड़ने का हौसला रखती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अकेले हों, कभी खुद से हार रहे हों या लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो याद रखना, प्रेम कभी हारता नहीं, वो बदलता है पर मिटता नहीं। चंदर की तरह गिरो, सुधा की तरह उठो और बिनती की तरह थाम लो जिंदगी को। तभी तो गुनाहों का देवता हर उस इंसान की किताब बन जाती है जिसने एक बार भी दिल से चाहा हो। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस भावनात्मक सफर में हर भाग के साथ दिल से जुड़कर सुना। अपने दिल के किसी खास को जरूर सुनाना, शायद उनके भी दिल में कोई छंदर या सुधा आज भी जिंदा हो।